हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान नवनीत असाइनमेंट 2025 फर्स्ट एग्जाम का पार्ट नंबर 13 का विभाग नंबर बी आपको बताने जा रहे हैं। विभाग नंबर बी में पहला क्वेश्चन है पार्ट 13 में, नीचे दिए गए पारितंत्र को प्राकृतिक और कृत्रिम पारितंत्र में वर्गीकृत करो। जंगल, बगीचा, मछली घर, समुद्र। तो प्राकृतिक में कौन आएगा? जंगल और समुद्र, क्योंकि इसे प्रकृति ने बनाया है, मानव ने नहीं बनाया है। और कृत्रिम में बगीचा, मछली घर। बगीचा का निर्माण करने वाला मानव और मछली का भी निर्माण करने वाला, मछली घर का निर्माण करने वाला मानव। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, बगीचा को पारितंत्र में क्यों गिनते हैं? बगीचे में पौधे होते हैं, मेढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु होते हैं। बगीचे में क्या क्या आपको दिखाई देगा? पौधे दिखाई देंगे, मेढक दिखाई देगा, कीटक दिखाई देंगे, पक्षी दिखाई देंगे। और यह सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं, और ये सब सजीव एक दूसरे के प्रति क्रिया करते हैं तथा इनकी वृद्धि भी होती है। ये जनन भी करते हैं और अन्य क्रियाकलाप भी करते हैं, और पारितंत्र में अजैव घटकों के द्वारा प्रभावित भी होते हैं। इस प्रकार बगीचा एक पारितंत्र है। बगीचा एक अजैविक घटक है, और बगीचा के अंदर जितने भी चीजें पाई जा रही हैं वे सभी जैविक है, यानी बगीचा अजैविक घटक है। और बगीचा के अंदर पौधे, मेढक, कीटक, पक्षी ये सब जैविक घटक है। और अजैविक और अजैविक घटक एक दूसरे को यहाँ प्रभावित भी कर रहे हैं, और जहां भी अजैविक और जैविक घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं वहां पर पारितंत्र होता है, इसीलिए बगीचा यह पारितंत्र है। अतः इस कारण से बगीचा एक पारितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मछली घर के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मछली घर बनाने के बाद उसे कितने समय तक ऐसे ही छोड़ सकते हैं? तो मछली घर को 1 या 2 हफ्ते तक ऐसे ही छोड़ सकते हैं, फिर उसका पानी बदलना बहुत ही अनिवार्य होता है विद्यार्थी मित्रों। ये है पहला। ओके। दूसरा है, मछली घर को निरंतर समांतर साफ करना चाहिए। मछली घर को निरंतर समांतर समयांतर, यानी मतलब हमेशा मछली घर को समय समय के अनुसार साफ करना चाहिए। मछली घर को निरंतर साफ करने हेतु अनेक साधनों का उपयोग होता है। इनका उपयोग करके मछली घर को हम साफ करने से उसमें काई नहीं लगती है और पानी में हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इससे मछली घर के जानवर सुरक्षित रहते हैं, यानी मछली घर के जानवर यानी मछली घर के मछली। तो मछली घर को निरंतर साफ करना चाहिए, समय समय से साफ करना चाहिए। उसमें काई इकट्ठा हो जाता है, अलग अलग प्रकार के साधनों की सहायता से हमें मछली घर को साफ करना चाहिए। इससे वह गंदा नहीं होगा, उसमें काई नहीं बैठेगा, पानी स्वच्छ रहेगा, तो मछलियां भी जिंदा रहेंगी और स्वस्थ रहेंगी। ठीक है। चौथा, किस कारण कुछ पदार्थ जैव विघटनीय होते हैं और कुछ अजैव विघटनीय होते हैं? तो जैव विघटनीय मतलब जो पदार्थ जैसे कि घास, पेड़ पौधे, मृत अवशेष जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा, जैव प्रक्रम द्वारा विघटन हो सकता है, वह विघटित हो सकते हैं, ऐसे पदार्थ को जैव विघटनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि फल, शाक भाजी। अब फल, शाक भाजी ऐसा है जिसका जैव प्रक्रम के द्वारा विघटन हो सकता है। अगर फल लेके आप उसे फेंक दो, कुछ समय बाद वो फल दिखाई नहीं देगा, उसे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, राइट, जानवर भी खा जाएंगे, उसका पूरा डिकम्पोजिशन हो जाएगा, राइट। इसे बोलते हैं जैव विघटित पदार्थ। और जो पदार्थ जैसे कि रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, कांच हुआ, जिनका जैव प्रक्रम के द्वारा विघटन नहीं होता है, उन्हें अजैव विघटनीय पदार्थ कहते हैं विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, ऐसी 2 रीत बताओ जिसमें जैव अविघटनीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हो, राइट। तो देखो ध्यान से, अजैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण कचरा लंबे समय तक पर्यावरण में रहता है और प्रदूषण फैलाता है। ऐसी 2 रीत बताना है जिसमें जैव अविघटनीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करता है। सबसे पहले ये जानो कि अजैव जो निम्नीकरण पदार्थ है जिसे जैव अविघटनीय बोलते हैं, अजैव निम्नीकरण को ही बोलते हैं जैव अविघटनीय। ये कचरा लंबे समय तक पर्यावरण में रहता है और प्रदूषण फैलाता है। अजैव निम्नीकरणीय कचरा वायुमंडल को प्रदूषित भी करता है, जिसके कारण अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं।
तो यही तुम्हारी दो रीत है जो मैंने बता दिया किस तरह से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आप क्या सहयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने घर में कम से कम कचरा उत्पन्न करना चाहिए। यदि कचरा है तो उसे जैव और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के रूप में अलग अलग रखना चाहिए। दो तरह के कचरे होते हैं, साग भाजी हो, फल हो, यह जैव निम्नीकरणीय कचरा है, उसको अलग डब्बे में रखो। प्लास्टिक हो, कांच हो, ये सब हो, उसको अलग रखो। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर प्लास्टिक का पुनः चक्रण करके उसका उपयोग एक से अधिक बार करना चाहिए, जिससे दूसरे प्लास्टिक की वस्तु ना बने। राइट, इन शॉर्ट स्वच्छ भारत अभियान ऐसे ही रहेगा। राइट ना, अर्थात हमें अलग अलग कचरों को अलग अलग डब्बों में रखना चाहिए, और प्लस ऐसे कचरे जो हमारे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जैसे कि प्लास्टिक, इसका उपयोग एक से अधिक बार करना चाहिए। मतलब एक बार प्लास्टिक का कुछ बन गया, अगर वह टूट गया, उसका दूसरा उपयोग हो सके वो करना चाहिए, जिससे प्लास्टिक का उत्पादन कम होगा तो प्रदूषण भी कम होगा। राइट, सातवां, जैविक विशालन अर्थात क्या। क्या पारितंत्र के विविध स्तरों पर इसका असर अलग अलग होता है। जब हानिकारक जीवाणु आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, कोई भी हानिकारक जीवाणु आहार श्रृंखला में प्रवेश करेंगे तो वे पोषी स्तरों को विशालित कर देते हैं। यानी कोई भी हानिकारक जीवाणु आहार श्रृंखला में पहुंचेगा और जो जानवर जीव जंतु उसे खाएगा वो भी बीमार हो जाएगा, तो पूरा पोषी स्तर खराब हो जाएगा। इसी को हम जैविक विशालन कहते हैं। जैसे कि एक जानवर ने अगर कुछ हार्मफुल चीज, नुकसानदायक चीजें खा ली, अगर वह जानवर बीमार होगा, उस जानवर से पूरा पारितंत्र ही खराब हो सकता है, पूरे दूसरे जानवर को भी इसका असर हो सकता है। इस प्रकार से यह घटना में बहुत सारे जानवरों की जान चली जाती है, जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। इसे जैविक विशालन कहते हैं। जैविक विशालन का अलग अलग पोषी स्तरों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। यानी जैविक विशालन की घटना का प्रभाव अलग अलग पोषी स्तरों पे अलग अलग पड़ता है। विद्यार्थी मित्रों, नोट, इसे जैव आवर्धन भी कहते हैं। इसे जैव आवर्धन भी कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा होता है पूरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि हम एक कोषीय स्तर के सभी सदस्यों को हटा दे तो क्या होगा। यदि हम किसी एक कोषीय स्तर के सभी सदस्यों को हटा दे या मिटा दे तो पारितंत्र क्या हो जाएगा, नष्ट। यानी हमारे पारितंत्र में हर एक पोषीय स्तर सहायक है। प्रथम पोषीय स्तर, द्वितीय पोषीय स्तर, तृतीय पोषीय स्तर, अगर कोई एक भी पोषीय स्तर हटा तो पारितंत्र नष्ट हो जाएगा। कारण कि एक पोषीय स्तर के जीव दूसरे पोषीय स्तर के जीवों पर भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं। यदि एक नष्ट होगा तो दूसरा स्वयं नष्ट हो जाएगा। यानी हमारे पारितंत्र में एक पोषीय स्तर दूसरे पोषीय स्तर पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है। एक पोषीय स्तर का विनाश अर्थात दूसरे पोषीय स्तर का विनाश, और दूसरे पोषीय स्तर का विनाश अर्थात तीसरे पोषीय स्तर का विनाश, यानी महाविनाश, तुम्हारा पारितंत्र ही नष्ट हो जाएगा। भैया समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जैव अभिघटनीय कचरा का निस्तारण करने की दो पद्धति के नाम लिखो। इसमें से कौन सी पद्धति अधिक सुरक्षित है, क्यों। पहला नंबर पुनः चक्रण, दूसरा नंबर मिट्टी में दबाना। जैव अभिघटनीय पदार्थ, राइट, पहला नंबर पुनः चक्रण, दूसरा नंबर मिट्टी में दबाना। राइट, देख, पहला पुनः चक्रण अधिक सुरक्षित है क्योंकि इसमें जैव अभिघटनीय पदार्थ के उत्पादन में कमी आती है और पेड़ कम कटेंगे तथा जंगल भी बच सकेंगे। राइट, यानी मिट्टी में दबाने से अच्छा पुनः चक्रण। मिट्टी में दबा दोगे तो किसी काम का नहीं, और पुनः चक्रण है तो उसका दूसरा उपयोग हो सकता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हम बोल सकते हैं कि जैव अभिघटनीय कचरा का निस्तारण करने की दो पद्धति जो है, इसमें से पहला नंबर है पुनः चक्रण और दूसरा नंबर है मिट्टी में दबाना, और उसमें अधिक सुरक्षित है तुम्हारा मिट्टी में दबाना। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्याख्या दीजिए। विघटक किसे कहते हैं और कृत्रिम पारितंत्र अर्थात क्या। विघटक पृथ्वी पर रहे कचरे, मृत अवशेष को अपमार्जन की क्रिया करके मृदा में मिलाने वाले सूक्ष्म जीवों को अपमार्जक या विघटक कहते हैं। विघटक अर्थात एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो कचरे, मृत, सड़े गले पदार्थों का विघटन करते हैं और विघटन करके खुद लास्ट में मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी का उपजाऊपन भी बढ़ता है। राइट, ऐसे को विघटक कहते हैं। ठीक है, जैसे केचुआ, केचुआ क्या है, ये विघटक है। राइट राइट। कृत्रिम पारितंत्र, जिस पारितंत्र का निर्माण मानव के द्वारा हो अथवा जिसमें प्रकृति का हस्तक्षेप ना हो उसे कृत्रिम या मानव सर्जित या कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। बहुत अच्छा है। कृत्रिम पारितंत्र अर्थात जिसका निर्माण मानव के द्वारा हुआ हो, दूसरे शब्दों में बोले जिसमें प्रकृति का कोई हस्तक्षेप ना हो, उसे कृत्रिम या मानव सर्जित या कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं। पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। अपमार्जक यानी विघटकों की क्या भूमिका है। तो पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका एक प्राकृतिक कर्मचारियों के रूप में होती है। यानी पारितंत्र के अंदर जो अपमार्जक है, जो विघटक है, वह एक कर्मचारी गिने जाते हैं। वो भी कौन से कर्मचारी गिने जाते हैं, तो प्राकृतिक कर्मचारी गिने जाते हैं, क्योंकि विघटक प्राकृतिक होते हैं। विघटक को मानव ने नहीं बनाया है। डू यू अंडरस्टूड। तो चलो चलते हैं, समझते हैं। पारितंत्र में अपमार्जक साग सब्जी, पेड़ पौधे, सड़े गले पदार्थ एवं जीव जंतु के मृत अवशेषों को विघटित करते हैं। समझ में आ रहा है ना। पारितंत्र में जो अपमार्जक है, विघटक है, ये साग सब्जियों, पेड़ पौधे, सड़े गले पदार्थों को, जीव जंतु जो मरे हुए हैं उनके अवशेषों को विघटित करते हैं। लास्ट में इसको मृदा में मिलाने का कार्य, मिट्टी में मिलाने का कार्य भी यही करते हैं। इसीलिए पारितंत्र अपमार्जक है। इस तरह से यह सफाई का भी कार्य करता है, यह सफाई का दूत है और यह प्राकृतिक अपमार्जक है। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होता है पूरा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट ना। आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, नीचे दिए गए पिरामिड से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला नंबर है, किसी पोषी स्तर पर सजीवों की संख्या अधिक है और क्यों। राइट, किस पोषी स्तर पर, किस पोषी स्तर पर सजीवों की संख्या अधिक है और क्यों। तो प्रथम पोषी स्तर पर सजीवों की संख्या अधिक है। प्रथम पोषी स्तर पर सजीव ज्यादा होते हैं। इस कारण से है कि वे सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। राइट, तो कौन से पोषी स्तर पर सजीवों की संख्या ज्यादा होती है, प्रथम पोषी स्तर पर। और क्या कारण है, ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा, किस लिए सिंह पिरामिड की सबसे ऊपरी स्तर पर है। आपके असाइनमेंट में पिरामिड है, उसमें देख सकते हो। किस लिए सिंह, सिंह यानी शेर, सबसे ऊपर है। सिंह यह एक शीर्ष मांसाहारी है, सबसे ऊपरी में मांसाहारी में आता है, तथा यह अपने जीवन यापन के लिए, भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या रहता है, आधारित रहता है। इसीलिए यह पिरामिड के सबसे ऊपर है। तो पिरामिड के सबसे ऊपर मांसाहारी आते हैं और यह अपने जीवन यापन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार समझ में आ गया आपको अच्छे से। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वयं पोषी को उत्पादक तथा विषम पोषी को उपभोक्ता क्यों कहते हैं। तो स्वयं पोषी यह सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इस कारण यह उत्पादक कहलाते हैं। तो जो सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पादक कहते हैं। और विषम पोषी यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तथा भोजन के लिए दूसरों पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं उपभोक्ता। तो बोलो, स्वयं पोषी क्या है, उत्पादक, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। और विषम पोषी क्या है, ये उपभोक्ता है। राइट, क्योंकि यह भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर, उपभोक्ता यानी ग्राहक, जो दूसरे के ऊपर निर्भर हुआ उपभोक्ता, जो खुद के ऊपर निर्भर है वह उत्पादक। राइट, ओके विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 13 का विभाग नंबर बी होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, जय हिंद, राधे राधे।